नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और ये आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी को अभी पता है कि अभी आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर ये बोल सकते हैं पूरा साइंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है। ठीक है, तो पलायन वेग कितना है ये बताना है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब पलायन वेग से क्या अर्थ है? तो पलायन वेग वह वेग होता है, या फिर सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर हम लोग किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति सेकंड की स्पीड से, अर्थात एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर हम लोग उसको फेंक सकते हैं तो वह क्या होगा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का एरिया है उससे क्रॉस होकर वो बाहर निकल जाएगा और दोबारा वह पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो वही आपका होता है पलायन वेग। ठीक है, अर्थात हम लोग किसी वस्तु को फेंकने हैं कितना से? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में उतनी दूरी अगर वो ट्रैवल कर लेती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो एरिया है उससे बाहर निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, फिर संचित ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उसका जो दोलन का आवर्तकाल है वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 अंश पर, 2 अंश पर, उसके बाद 4 अंश सेल्सियस पर और 5 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, तो 0 अंश सेल्सियस दिया है, 2 अंश सेल्सियस दिया, तो बताना है आपको पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम कहाँ पर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अंश सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, सतही तनाव के कारण होती है, वर्षा जल की श्यानता के कारण होती है, वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है, उसका रीजन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। इसी कारण से क्या होती है, जो वर्षा की बूंदें है वह गोलाकार होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, फिर विद्युत चुंबकीय होती है। तो क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अर्थात जो ध्वनि की तरंगों की जो प्रकृति है वह अनुदैर्ध्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? चार्ल्स नियम से होता है, बर्नौली प्रमेय से होता है, डॉपलर प्रभाव से होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत से होता है। तो किससे होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक यंत्र होता है जिसको समुद्र के अंदर कुछ को पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखो, नाविकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, अभियंताओं द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो किनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो नाविकों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा, नाविकों द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण और अनुरण के कारण। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? परावर्तन का है, अपवर्तन का है, अनुरणन का है, या फिर अनुनाद का है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुनाद का है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुनाद का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव या फिर रमण प्रभाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 32वें नंबर का। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? वायु में होती है, निर्वात में होती है, जल में होती है या फिर ठोस में होती है? तो जो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वह है ऑप्शन डी, ठोस में होती है। ठीक है, इसमें ध्वनि की जो चाल है अधिकतम होती है। चलिए अगला देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है ताप के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन सी में दिया है ताप के घटने से बढ़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? उसका कारण क्या है आवाज़ उनका पतला होना, ये यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इस कारण से उनका जो आवाज़ है वह पुरुषों की आवाज़ से पतला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वें नंबर का प्रश्न है और ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा जा चुका होगा एग्जाम से, अलग अलग एग्जाम पे। तो देखिएगा, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो क्या होती है हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये होता है। तो इसी के बीच को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक आपको बताना है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज होता है। चलिए अगला देखते हैं। 37वें नंबर का प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल है, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है ना। तो देखिएगा 220 मीटर प्रति सेकंड है, 232 मीटर प्रति सेकंड है, 332 मीटर प्रति सेकंड है और 432 मीटर प्रति सेकंड है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा क्या होता है, वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। 38वें नंबर का प्रश्न है मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करना है, तो कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों लगभग बहुत लोग को पता होगा, इसका जो आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 37 अंश सेल्सियस होता है जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है वह सेल्सियस में। चलिए अगला देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखे, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 98 और यहाँ पर क्या है 37 है। तो वैसे ही बताना है कि किस तापमान पर इन दोनों का जो मान होता है ना वह इक्वल होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया अर्थात बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात -40 अंश तापमान पर क्या होता है, जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है ना, दोनों का जो तापमापियों का मान है वह समान होता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसका सूचक है ये बताना है। उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।